अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह जी। सर्दी के हैं जी ये 2 4 5 दिन जी। अपडेट्स जो आई हैं। एरिए सारे जी जी हमारे जो है सर। ना, वो इस जी तरह से सर। हमें डरा दिया गया है कि बहुत ज्यादा समझदार कोई सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जी हो सकता है मुल्तान में बर्फ भी पड़े। माशाल्लाह। ये देखो, अब के ये इस हद तक हमें डरा दिया गया है कि हो सकता है रात के वक्त मुल्तान में बर्फबारी भी हो। मैंने कहा यार, अगर ऐसा हो गया ना तो हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान में गर्मी क्या बात। मशहूर थी, हम कह सकेंगे कि मुल्तान में बर्फबारी भी हुई थी। क्या बात है सर, तो हम तो खर्चे बिल्कुल ऐसा करके होता है जाते हैं, तो। मरी चलो यहीं पे एंजॉय हो जी जी। जाएगा। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है सर। ऐसे ही है। खैर ये अब एन मुमकिन है, खैर ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुल्तान से ज्यादा दूर तो नहीं है। वहां पे फोर्ट मनरो, वहां पर तो हुआ है ऐसा है कई दफा। फोर्ट मनरो जो है जी वो हाइटेड जगह है, 6500 फीट बुलंद है सतह समंदर से। तो हमारे यहाँ से सही। 2 घंटे की 2.5 घंटे की ड्राइव है ज्यादा से ज्यादा। तो वो बड़ा बेहतरीन एरिया बन जाता है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। और फिर वो सही। जाने का मज़ा सिर्फ यही है कि बस दोस्तों के साथ तो जा सकते हैं, फैमिली के साथ जाने वाली जगह नहीं है। फैमिली के साथ नहीं। हाँ, सहूलियात हो ना फैमिली के साथ तो बंदा इजी हो जाता है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ मुझे लगता है कि बाकी। अभी हमारी जो पब्लिक है उसको अवेयरनेस नहीं हुई उस जगह की ज्यादा, या उसको उनको अभी पता नहीं है। जैसे जैसे पता चलता जाएगा तो वहां पे मुझे लगता है कि पैर रखने की जगह नहीं होगी सर। नहीं, असल में ना लाहौरियों को पता चल जाता है ना जिस चीज़ का, वो चीज़ जी। तो फिर ना यूं समझ लेना कि वायरल हो गई। अब वो लाहौर से मरी जाना ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मरी ना खाली मौसम ही नहीं है, मरी बहुत कुछ है वहाँ पे। बिल्डिंग्स भी हैं, होटल्स भी हैं, हर चीज मौजूद है, और एक बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीके से। लेकिन ये जो फोर्ट मंडरू है, ये यूं समझ लें कि एक रास्ते की थोड़ी सी कोई खूबसूरती है पहाड़ों की। और वहां जाके हम मुल्तान वाले यूं है कि भी जैसे बंदा कहता है यार 2 1 घंटे के सफर है, कोई बात नहीं, सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएं रात को, हमारे लिए सूटेबल जी है। जी। अदरवाइज वो कोई इतनी खूबसूरत जगह नहीं है कि भाई दूर दराज से लोग आए। हाँ, उस पर खर्चा अगर किया जाए, जैसे कोई वहाँ पे कोई अच्छे रेस्टोरेंट, कोई होटल्स को ये बन जाए, तो फिर ये है कि 1 डे ट्रिप लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। जी जी। ये ऐसे अगर ऐसा हो जाता तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, लेकिन ये हो गई नहीं, वहाँ पे सारे वही बलोच हैं। और टिपिकल बलोचों ने जो है ना, अपने उस एरिया को जरा महफूज रखा हुआ है, जी जी। बिजनेस और नहीं है। और जो सर वो जनूबी पंजाब का आजकल एक मुझे लगता है कि फिर वो एक मामला स्टार्ट हुआ है। तो फिर उसके बाद तो हो सकता है फिर इसकी कम जो किस्मत है वो चमक जाए। नहीं नहीं, जनूबी पंजाब वाली किस्मत तो कभी नहीं चमकेगी, और अगर जनूबी पंजाब सूबा बन गया तो जी। पंजाब बर्बाद हो जाएगा। हम्म। कोई उसमें कोई अट्रैक्शन हमें नहीं है, मैं मतलब है, मुझे तो कोई अट्रैक्शन नहीं है कि सूबा अलहदा हो। अभी हम अभी भी ठीक है, हम क्या मुश्किल है। जी जी ये जी। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे दो भाई घर कहे ना कि जी हमें अलहदा अलहदा कर दो, और फिर उसके बाद कहे कि गर्मियों में एसी का बिल आप पे करो, कहे कि आप लवाया सी आप ही भरो। हाँ। ये गलती फिर ये है। मर जाएंगे, इनके पास तो वसाइल ही नहीं है किसी किस्म के। क्या करना है हाँ इन्होंने, ये रेवेन्यू नहीं इनसे जनरेट होना, ये वफाक से टैक्स मांगेंगे कलेक्शन जो है मदद। वो। जी जी। टैक्स कलेक्शन वगैरह का काफी फिर मसला बर्पा होगा इधर पे। ये। टैक्स हमारे पास कुछ है ही नहीं, टैक्स कहाँ से देंगे। ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री, मतलब हमारे पास कोई 500 400 किलोमीटर तक हमारे पास कोई मतलब मुल्तान से लाहौर आए तो इंडस्ट्री मिलती है हमें, मुल्तान से फैसलाबाद जाए तो इंडस्ट्री मिलती है। तो जी। मुल्तान से आप डीजी खान तक जाएं तो शायद गिनती की 3 4 5 कोई मिल जाएं टोटल कोई हम्म। वो ये इससे क्या क्या रेवेन्यू होना है। सारा जरखेज जराई जमीन थी, उसको उन्होंने बेच बूझ के कॉलोनियां और ये बना दी हैं। तो क्या सही रेवेन्यू सही। होना, ना कोई इंडस्ट्री ना लेना ना, हाँ टूल टैक्स ये जो है यहाँ से रेवेन्यू निकल सकता है। पुल पे से जी। गुजरने वाली गाड़ियां पैसे देती हैं। चले जी, खैर। हाँ। जी। हम गपशप लगा रहे थे, मैंने कहा और लोग भी शामिल हो जाएंगे, चलो काफी सारे अब आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा जी, मैं आज अब आपसे माजरत बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आज मुझे हकीकत का पता चला है कि डॉलर का जो खरीदारी का रेट है वो 270 रुपए का है। यकीन करें, हमारी हैसियत नहीं है हम 1 महीने का जूम का पैकेज ले लें अभी फिलहाल। तो मैंने कहा चलो अभी फिलहाल आप ऐसे ही चला लें भाई, हम मैं रोज शर्मिंदा होने से बेहतर है एक दफा ढीठ बन के कह दूं कि अभी हम नहीं ले रहे। 40 मिनट बात नहीं वाले ही सर, चलेंगे। कोई बात नहीं सर, सर ये मैनेज आपकी करेंगे मोहब्बत है, जनाब। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये डिजिटल हब जो है ना, इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के उभरने वाला आने वाले दिनों में। फिर ये इंशाल्लाह। सारे मामलात इनके अभी भी हैं, लेकिन कंजूसी करते हैं इन्होंने, कुछ जैकटें शैकटें ली हैं अपनी लेदर की, तो खर्चे कर बैठे हैं मेरा ख्याल है। क्या बात। अच्छा सर, ये मैंने कल सर आपको भेजी हैं चीज़ें, ये जो मुझे आज माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है इस बात से कि मुझे ना सबने रिकॉर्ड कर करके ऐसे जैसे स्कूल के होमवर्क ज़रूरी होता है ऐसे ही मुझे भेजा, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि चलो मेहनत की है उन्होंने। और मेहनत ये है कि देखें, हम किसी ज़माने में ना तख्ती लिखा करते थे, तो तख्ती लिखते भी थे और तख्तियाँ पढ़ती भी थी हमें। तो वो लिखते भी थे और पढ़ती भी थे का मतलब ये है कि वो ना हमारी एक एक्सरसाइज का हिस्सा था। मतलब है पुराने जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, अब जो खुद पढ़ाने वाली की उम्रों में पहुंच गए, रिटायर होने वाली उम्रों में पहुंच गए, उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि तख्तियां लिखी भी सही, तख्तियां खाई भी सही, और तख्तियां लड़ाई में हमारे पास जो असला होता था तख्ती होती थी एक दूसरे ऐसे ही को है सर। मारने के लिए। जी बिल्कुल। तो सर वो तख्ती जो लिखना होता था, उस तख्ती में उस वक्त तो हमें कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन आज माशाल्लाह आजम साहब आप ही बैठे हुए सीट पे, और भी हमारे बहनें और भाई जो काम कर रहे हैं, आज हमें वो तख्तियां अगर आपने लिखी हुई हैं तो याद आती हैं और मदद भी देती हैं। जो कट बिल्कुल सर, मार्कर, बिल्कुल। कट पेन, और जो होल्डर्स और ये निब्बे हम चेंज कर करके हम लिखते थे, तो वो अब तो खैर दस्तयाब ही नहीं है लोगों को वो वाली चीजें। अब जदीद है, मार्कर कटे कटाए मिल जाते हैं। हमने तो नए 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 मार्कर लेके बर्बाद करने होते थे ब्लेडों से उसके मुंह बना बना के। तो लेकिन वो एक बिल्कुल ऐसे ही महारत था। होती थी, वो जी एक जी। महारत होती थी सर। अच्छा, इसी तरह से ना करने से, बार बार करने से एक वक्त होता था कि 2 4 5 कलमें या 2 4 5 दफा वो मार्कर बनाने के चक्करों में फिर हम एक्सपर्ट भी हो जाते थे। फिर तो एक वक्त ये भी आया था कि ईगल वाला पेन लेके हम उसको खुद उसकी निब काटने की सलाहियत भी रखते थे कि इसकी अब निब हम काटेंगे और इसको अपनी मर्जी से कट बनाएंगे। तो वो जी दौर भी बिल्कुल। देखे। अब जी ये सीन ये है कि ये आपको, ये जो मैं रोज जो भेज रहा हूँ ना चीजें, ये मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि आप इसको पढ़ें। जब आप खुद इसको पढ़ेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे, मुझे आप जो भेजते हैं, मुझे सिर्फ आपकी वो रिकॉर्डिंग जो आपने की होती है उससे मुझे, मैं सुनता हूँ पूरी। कभी ये नहीं हुआ कि मैंने बगैर सुने आपको रिप्लाई किया हो। मैं पूरी सुनता हूँ, जहां पे भी बैठा हूँ मैं पूरा उसको सुन के फिर रिप्लाई करता हूँ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आप इसको पढ़ रहे हैं। ये जो आपका बार बार का पढ़ना है, ये आपको एक्यूरेट करेगा आप में, जिसको कहते हैं कि जी आप में परफेक्शन लाएगा। और आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये बार बार का पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, अगर मैं आपको ये कहता ना कि आप सिर्फ इसको पढ़ें, तो शायद आप कहते कि फकर साहब ने ना हमें अजीब ही कुछ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अब हम आए हैं बोलने के लिए और इन्होंने हमें पढ़ने पे लगा दिया है। अगर मैं मुझे ये इजाजत हो कि मैं आपसे कोई दुकानदारी किए बगैर बात करूं, तो हकीकत यह है कि जब तक आपको अच्छे से पढ़ना नहीं आएगा उस वक्त तक आप कभी भी बोल भी नहीं सकते। अच्छा, तो पढ़ना एक आर्ट है। ये मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें आज जो सेंड की हैं, ये पढ़ने के मुख्तलिफ टेस्ट थे। इसको आपने सब ने कोशिश की है अपने अपनी दानिस्त में पढ़ने की, और किसी ने अच्छा पढ़ा, किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा, किसी ने पढ़ा सिर्फ, और किसी ने उसको पढ़ा लेकिन समझा नहीं कि ये कहा जा रहा है, कि क्या कहा जा रहा है। तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, उस वक्त तक आप कभी अच्छा बोल नहीं सकते। मतलब ऐसी कोई चीज, डॉक्टर का नुस्खा हम कभी अच्छे से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लिखा क्या हुआ है। लेकिन एक फर्द मलकियत या कोई ऐसी चीज जो डॉक्यूमेंट हो, अ, खैर मैं ये मर्दों वाली बातें ले बैठा, कोई भी ऐसी चीज जो हम खुद पढ़ सकते हो और हमें उसकी समझ भी आ रही हो,
तो हम उसको पढ़ते भी हैं और किसी को बताते भी हैं कि हाँ यार ये लिखा हुआ है। अब हमें अगर कोई पटवार खाने का कोई पेपर ला दें तो हमें तो वो पढ़ना नहीं आएगा, तो इसलिए हम किसी को गाइड भी नहीं कर सकेंगे कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही किसी चीज की और तहरीर हो, कोई बुकलेट हो किसी चीज का, कोई पंफलेट, कोई भी बुकलेट ऐसा किसी भी मशीनरी का, तो वो हमें कहे देखना जी ये पढ़ के सुनाए कैसे होगा, तो हम वो पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे और बता भी देंगे। तो ये शायरी और ये मजमून और ये कहानी और ये जितना भी मैंने आपको मटेरियल भेजा है, ये जब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि ये लिखा क्या हुआ है, उस वक्त तक आप उसको अच्छा पढ़ नहीं सकेंगे। पढ़ जरूर लेंगे लेकिन अच्छा नहीं पढ़ सकेंगे, कि क्यों, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि इश्क क्या है, तो मैं इश्क की क्या बात करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुझे कोई कहे कि जी गबल्ले को जानते हैं आप, तो आपको पता ही नहीं है कि गबल्ले किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे शायद किसी बंदे का नाम है जी। या मैं कहूँ अस्तूरुल खुद्दूस साहब से मैं मिल के आ रहा हूँ, तो आप मान लेंगे कि किसी बंदे का नाम है। आपको पता ही नहीं है कि हिकमत में ये कोई दवाई है, ये क्या है, अतरैफल या जलवतरी, जिनको पता है वो उनको पता है। अब ये चीजें हैं कि खवातीन को हम गरम मिसालों के नाम लें मुश्किल मुश्किल, तो उन्होंने उनको तो पता होगा, वो हंसने लग शुरू कर देंगे कि ये गरम मिसालों के जायफल जलवतरी के नाम ले रहे हैं, ये तो गरम मिसालें हैं। लेकिन हुक्मा की जो अद्वियात हैं, जिसमें मैं कहूँ कि उस्तुरुल खुद्दूस या अमलतास, अमलतास भी लोगों ने सुना होगा, ऐसे मुश्किल नाम लोग जो नहीं सुने हुए किसी ने, तो वो उसका असर भी नहीं होगा कि शायद हो सकता है किसी लखनऊ के खानदान के किसी बंदे का नाम होगा उस्तुरुल खुद्दूस साहब, जैसे अब्दुल कुद्दूस या ऐसा। तो ऐसा नहीं है, जब तक आपको उसकी माहियत, उसका वजन, उसकी समझ नहीं आएगी, उस वक्त तक आप उस लफ्ज को अदा नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से कि जब तक हमें आग की गरमाइश का अंदाजा है तो हम आग की तपिश से बचते हैं। अगर हमें पता ना हो कि आग क्या है, तो आग कहने में भी हमें उसकी तासीर का अंदाजा नहीं होगा और ठंड कहने में भी नहीं होगा। तो जब तक उसके असरात का हमें पता होता है, जब चीज़ों की मायने का पता होता है कि ये क्या मानी रखते हैं, तो हम उसको अदा अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये मैं इतनी लंबी तमीद इसलिए बांधता हूँ कि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ये मैंने शुरू में भी कहा था कि मेरी ये जो लंबी लंबी बातें हैं, ये जो कहानियां, किस्से, वाकये मैं सुना रहा होता हूँ, ये आपको डेज आखिरी दिनों में ये सारा समझ आएगा कि बेसिकली ये गप्पे नहीं थी, ये हमारी कोर्स का हिस्सा था। आज हमें समझ आ रहा है कि फखर साहब ने बहाने बहाने से गप्पे लगा के हमसे क्या कुछ करवाया है, वो मैं शायद आपको बता के ना करवा पाता। अच्छा सर, अच्छा जी मैम, जो हैरां है तुम्हारे जब्त पर, कह दो कतील उनसे। सर इस बात पे गौर करना है कि वो कह रहे हैं, कतील साहब, कतील शिफाई साहब ने ये बात लिखी है, तो वो कह रहे हैं शेर, जो हेरा है तुम्हारे जब्त पर, कह दो कतील उनसे, जो दामन पर नहीं गिरता वो आंसू दिल पे गिरता है। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब मेरी मेरी समझ के मुताबिक ये बना कि जैसे मुझे कोई कह रहे हो कि यार अच्छे भले तो बैठे हुए हैं आप भाई, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक बैठा है, मैंने अभी देखा ऑफिस में बैठा हुआ चाय पी रहा है, कोई भी मसला नहीं है, ऐसे खाम खा जो है ना, गप आप लोग कहते हो कि जी वो बड़ा परेशान है, उदास है, दुखी है, फिर कुछ भी नहीं, चंगा भला चाय पी रहा है बैठा हुआ, तो उसकी अंदर की फीलिंग्स क्या है वो उसको पता है। तो हम तो हर उस रोने वाले को उसी को रोना रोना कहते हैं ना, कि जो जिसके आंसू निकल रहे हो। तो अब वो एक कैफियत की फीलिंग्स का नाम है कि जो हैरान है तुम्हारे जब्त पर, कह दो कतील उनसे, जो दामन पर नहीं गिरता वो आंसू दिल पे गिरता है। यानी कि जो अंदर ही अंदर बंदे को घायल करता है, उस अजियत और उस तकलीफ का ये मंजर कशी की जा रही है, ये मतलब एक कर्ब की कैफियत बयान की जा रही है। तो अब इस बात को समझ के जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा ज्यादा। जो हैरान है तुम्हारे जब्त पर, कह दो कतील उनसे, जो दामन पर नहीं गिरता वो आंसू दिल पे गिरता है। अब सर आगे आ जाते हैं इश्क मशूकी की बातें, जो लैला मजनू के किस्से हैं। ये देखें, एक इश्क की कैफियत है कि उसमें जब बंदा को इश्क की किसी इंतहा को, इश्क की महराज को पहुंचता है, इश्क के हकीकी की तरफ जाता है, इश्क ऐन की तरफ जाता है, या किसी भी तरफ जाता है, तो वो मंसूर बन जाता है। ठीक है, तो फरहाद, शीरी फरहाद, ये किस्से कहानियां ये जो है हमें आज मिलते हैं
प्यार इश्क मोहब्बत की बातें, लेकिन एक इश्क हकीकी, एक इश्क मजाजी, एक इश्क जो है ऐन, मुख्तलिफ इसकी जो हम चीज़ें पढ़ते हैं तो उनकी अपनी कैफियत हैं। लेकिन लिखने वाला क्या लिख रहा है? एक सूफी इश्क है जिसको हम कहते हैं इश्क सच है, इश्क हक है, इश्क नूरो नूर है। अब इसको हमने ये जो कलाम लिखा हुआ है, ये कोई आम आदमी का लिखा हुआ कलाम, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ जो कुछ लफ्ज अदा हुए हैं, ये एक वज्द की कैफियत में ही पढ़ने चाहिए। और वज्द की कैफियत से मुराद ये है कि एक नॉर्मल वे में इसको नहीं पढ़ा जाएगा, एक कैफियत ला के इसको पढ़ा जाएगा कि ये एक इश्क की बात हो रही है, रब का जिक्र हो रहा है, कुरान का जिक्र हो रहा है और बहुत सारी चीजों का जिक्र हो रहा है, तो इसको हम एक फीलिंग्स में लाएंगे। मतलब एक नॉर्मल आदमी नहीं बैठा हुआ, एक कैफियत में बैठा हुआ है, जैसे कोई बंदा जिसको हम वज्द की कैफियत कह सकते हैं, वजदानी एक वो एक 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 एनवायरनमेंट एक बन जाता है, वो कह सकते हैं। आम रूटीन से हट के इसको पढ़ा जाएगा। इश्क सच है, इश्क हक है, इश्क नूरो नूर है, इश्क में है रब का जलवा, इश्क कोहतूर है, इश्क कलमा, इश्क कुरान, इश्क सजदा रब को है, इश्क मक्तल, इश्क कातिल, इश्क चिकना चूर है। अच्छा, अब हम अगली तरफ जब पहुंचेंगे तो हम अगले पोर्शन में जब जाएंगे कुछ दिनों के बाद, फिर हम इस तरफ गौर करेंगे कि ये चिकना चूर होता है, चिकना चूर होता है, इसकी सही अदायगी क्या बने। अभी मैं आपको इस चक्कर में उलझाना नहीं चाह रहा, ठीक है? इश्क मक्तल, इश्क कातिल, इश्क चिकना चूर है, इश्क अंदर, इश्क बाहर, इश्क है सर पर जुनू, इश्क दरिया आग का है, इश्क तो मशहूर है, इश्क मस्जिद, इश्क ही हक की सदा, इश्क करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, इश्क मूसा, इश्क ही मंसूर है, इश्क मेरी इब्तदा और इश्क मेरी इंतहा, इश्क है गर इम्तिहां तो फिर मुझे मंजूर है, इश्क मक्का, इश्क काबा, इश्क रब की जात है, इश्क जिक्र पाक है और इश्क ही तैमूर है। अब ये मैंने आपको क्यों भेजा? मैंने इसलिए भेजा कि आप अपनी सुर से बाहर निकलें। इसमें आप सुर बनाने की कोशिश करते रहे हैं, फिर भी ये सुर नहीं था। ये सुर तोड़ने की एक मश्क थी। आपकी जो सुरीली हर चीज में आ जाता है ना कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर, ये उसको तोड़ने की एक कोशिश थी। लेकिन फिर भी इसमें आपने बड़ी ही कोशिश करके फिर भी इसमें किसी किसी ने सुर लाने की कोशिश की, हालांकि ये सुर वाली चीज नहीं थी, ये एक कैफियत का नाम था। आगे चलते हैं जी। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? जी सर, आ रही है आवाज आप? चल, मेहरबानी जी। अच्छा जी, इसके इससे आगे चलते हैं। चले जाने की उजलत में दिलों पर जो गुजरती है, मुसाफिर कब समझते हैं? चले जाने की उजलत में दिलों पर जो गुजरती है, मुसाफिर कब समझते हैं? उन्हें एहसास कब होता है? ज़ादे राह समेटे तो किसी का दिल सिमटता है, रगों में खून जमता है, किसी के अलविदाई हाथ हिलते हैं मगर दिल डूब जाता है। मगर जाने की उजलत में मुसाफिर कब समझते हैं? अब ये इसकी अदायगी का एक तरीका है। एक तरीका, और भी तरीके हैं। ये एक तरीका है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। अब आप गौर कीजिए कि क्या आप सबने, जिन्होंने भी मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, क्या आपने इसको इसी तरह पढ़ा? चले जाने की उजलत में दिलों पर जो गुजरती है, मुसाफिर कब समझते हैं? उन्हें एहसास कब होता है? ज़ाते राह समेटे तो किसी का दिल सिमटता है, रगों में खून जमता है, किसी के अलविदाई हाथ हिलते हैं मगर दिल डूब जाता है। मगर जाने की उजलत में मुसाफिर कब समझते हैं? ठीक है? अब आप मुझसे सब पूछ रहे थे ना कि इसकी इस्लाह कर दें, इसको ठीक कर दें, फलां कर दें।
तो भाई वो मैं मौके पर सबको मैं करता रहूंगा। आपने जो कोशिश की है ना प्रैक्टिस, माशाल्लाह से मुझे उसी की खुशी है। मैं आपके उसमें मैं कीड़े नहीं निकालूंगा बिल्कुल भी। आप प्रैक्टिस करके भेजेंगे तो कीड़े निकलेंगे लाइव क्लास में। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं कि एक वक्त था, अब ये कैफियत है, एक एक वक्त था, जैसे हम आजम साहब और मैं अभी बात कर रहे थे, तो हम तख्तियों की, जमानों की, किताबों की, स्कूलों की, ये आपके सुनाने के लिए कर रहे थे कि हम कोई बेली संगी नहीं है, एक क्लास फेलो नहीं है कि हम जिक्र कर रहे थे। ये एक मंजर कशी कर रहे थे आपके सामने कि हम माजी की बात कर रहे हैं, को 30 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और याद करवा रहे हैं कि यार वो याद है तख्तियां, वो तख्तियां पढ़ती भी थी, मारते भी थे लड़ाई के वक्त एक दूसरे को, तख्तियां चलती थी, कलमे बनाते थे। अब ये हमारी ये वाली डिस्कशन चाहिए आपकी स्टोरी टेलिंग में, कि एक वक्त था जब गांव के सब लोग बस में बैठकर बाजार जाया करते थे। सड़क पर चलती बस जब अपना मखसूस हारन बजाती तो घरों में पता चलता कि अच्छा, अब ये यकीन जानिए कि ये सारी फीलिंग्स हमने, मैं देहाती हूं तो मैंने अटेंड की हुई हैं, कि हमारे यहाँ जो बसें चलती थी ना पुराने मंठार टैम, एम नज़ीर, अनैतुल्ला और वड़ैच त्यारा और फलां फलां, ये जो गाड़ियाँ चलती थी ना, ये इनके हॉर्न मखसूस होते थे और ये दूर से हॉर्न बजाती हुई आती थी। और हमारे जो स्टॉप बने होते थे बस्तियों में, देहातों में, तो हमारे मेहमान बैठे होते थे, तो हम कहते थे कि बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हॉर्न बजेगा तो हम रोड पर आ जाएंगे। या फिर हमारा कोई एक बंदा सड़क पे खड़ा होता था और हाथ हिला के तो वो बस को रोकता था और हमारे मेहमान सवार हो जाते थे। ये कोई खसूसी शफकत होती थी बस वालों की, जिसको वो प्रोटोकॉल देते थे, तो ऐसा होता था। अदरवाइज वो हॉर्न सुन के हम लोग रोड पर आ जाते थे। तो ये वही कैफियत लिखी जा रही है कि एक वक्त था जब गांव के सब लोग बस में बैठकर बाजार जाया करते थे। सड़क पर चलती बस जब अपना मखसूस हॉर्न बजाती तो घरों में पता चलता कि पहला टाइम गुजर रहा है। मतलब ये बस पहली वाली जा रही है, फिर दूसरा टाइम आएगा 3 बजे, फिर चौथा टाइम आएगा, पांचवा टाइम आएगा, फिर आखिरी टाइम आएगा जी, रात को इतने बजे आखिरी टाइम आता है। तो ये उस टाइम का जिक्र हो रहा है। घरों में पता चलता कि पहला टाइम गुजर रहा है, किसी को अपने यहाँ मेहमान आने की इतला होती और किसी को अपने घर बैठे मेहमान को रवाना करने की फिक्र होती। और फिर वक्त बदल गया, रोड बदल गए, लोग बदल गए, मोहब्बतें बदल गईं, बसें बदल गईं, साइकिलें ठिकाने लग गईं, दरख्त कट गए, चिड़ियां उड़ गईं, चहचहाहट थम गई। अब ये एक लफ्ज है जी, चहचहाहट। अब ये मेरे से कभी भी अदा नहीं होता, ये इसमें मेरी जुबान और मेरा जो जो मेरी अदायगी है, ये मेरे मुझसे, मैं बहुत कोशिश भी करता हूं ना, तो कभी कभार मेरे मुंह से चहचहाहट सही तरह से निकलता है। अदरवाइज मैं इसको रवानी में बोलूं तो मुझसे कभी भी ये चहचहाहट सही नहीं कहा जाता, इसमें मैं फंस जाता हूँ। ये ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो सबके साथ ऐसा मसला हो सकता है कि कोई एक या दो या चार लफ्ज ऐसे हों जिसको अदा करने में उनकी जुबान साथ नहीं देती। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि चहचहाहट थम गई, ये मुझसे एकदम से नहीं कहा जाता। चहचहाहट मुझसे एक रूटीन में नहीं कहा जाता, मुझे इस पे रुकना पड़ता है। चहचहाहट थम गई, पैदल वाले रास्तों पर घास हो गई। मतलब उन रास्तों पर घास उगती है जिन पर आना जाना खत्म हो जाता है, जिन पर लोग रोज रूटीन में चलते हैं। जैसे हम जॉगिंग ट्रैक पर सुबह वॉक करने के लिए या कहीं पे शाम को वॉक करते हैं, तो उन जगहों पर जहां से हमारी गुजरगाह होती है वहां पर घास नहीं उगता कदमों की वजह से। तो जहां पर हम चलना छोड़ दें वहां पे घास उगाती है। तो जहां पे घास नहीं होती, इट्स मीन वो राह गुजर है, वहां से रास्ता है गुजरने का। रोड बदल गए, लोग बदल गए, मोहब्बतें बदल गईं, बसें बदल गईं, साइकिलें ठिकाने लग गईं, दरख्त कट गए, चिड़ियां उड़ गईं, चहचहाहट थम गई, पैदल वाले रास्तों पर घास हो गई और फिर गांव के लोग आपस में बेगाना हो गए, एक दूसरे की परवाह खत्म हो गई और यूं एक हसीन जमाने का इख्तिताम हो गया। अब ये मैं आपसे किस तरह से मैंने इसका आगाज लिया था और कहाँ मैंने इख्तिताम किया, हम जब एक मखसूस ऑडियंस हमारी है उससे हम बात कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे सामने कौन बैठा है, हम उसी के लेवल की बात करते हैं। एक
बड़े लेवल पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको एक मयार अपना सेलेक्ट करना होता है, सेट करना होता है। अच्छा, अब हम जब रेडियो पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं एज ए आरजे, तो एज ए आरजे मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ? जी, कोई चाहेगा आप में से पढ़ना? आरजे इसको कैसे पढ़ते हैं? आप में से कोई पढ़ना चाहे, जो सही पढ़ सके तो पढ़े। हैं भी सही है, सारे चले गए, खामोशी बहुत है। सर आप पढ़ दीजिए। शुक्र है आवाज आई, माशाल्लाह तंजीला भी है। मुझे बाकी लगता है कि चाय चुए पीने चले गए। मैं क्या नहीं बोल रहा है, सर, बोलता हाजिर रहे। हाजिर हैं सर, बस हम चाहते हैं कि सर आप हाजिर जो है वैसे। अच्छा अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी जी। मैंने भी ये काम किए हुए ना कई ऐसे कि ओके करके तो खुद अपने बाहर चले जाना, सिगरेट सुगरेट पी के आ जाना। अगला बोलता जा रहा है। अच्छा सर, माजरत नहीं के नहीं साथ। सर, सुन रही हैं आप। अच्छा, गपशप लग रही है साथ साथ। चले, मैं अब आपको बताता हूँ कि एज ए आरजे मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। अब मैं आपको, हालांकि अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया पहले, अब मैं एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसा माहौल जो किसी की, शायद हो सकता है कि आप में से कोई जो मोस्ट सीनियर है, जिसकी कुछ एफिलेशन देहात के साथ है, जिसकी अभी भी सांसें दिमाग अटका हुआ है देहात में, गांव में, जिसके दरख्त पर पुराने नाम लिखे हुए हैं किसी जगह पर, उन दरख्तों पर झूला झूलते रहे हैं, वो कच्चे मिट्टी से उनकी एक एफिलेशन है। तो उनके लिए हो सकता है मैं ये जो मंजर कशी करूं, उनकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। अभी ये मैं आपको पेशगी बता रहा हूं, ठीक है? ये पेशगी बता रहा हूं कि आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूं? कि मैंने अब एक माहौल क्रिएट करना है, और मुझे पता है कि मैंने ये माहौल क्रिएट करना है, और आपको भी बता रहा हूं कि मैं माहौल बना रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा जी? सबसे पहले आपको कहानी सुना रहा हूं। कहानी क्या है कि जी, एक वक्त था जब गांव के सब लोग बस में बैठकर बाजार जाया करते थे। सड़क पर चलती बस जब अपना मखसूस हॉर्न बजाती तो घरों में पता चलता कि पहला टाइम गुजर रहा है। किसी को अपने यहाँ मेहमान आने की इतला होती, और किसी को अपने घर बैठे मेहमान को रवाना करने की फिक्र होती। और फिर वक्त बदल गया, रोड बदल गए, लोग बदल गए, मोहब्बतें बदल गईं, बसें बदल गईं, साइकिलें ठिकाने लग गईं, दरख्त कट गए, चिड़ियां उड़ गईं, चहचहाहट थम गई, पैदल वाले रास्तों पर घास उग गई, और फिर गांव के लोग आपस में बेगाने हो गए, एक दूसरे की परवाह खत्म हो गई, और यूं एक हसीन जमाने का इख्तिताम हो गया। ये है जी आपका यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल पर आप जो सुनते हैं, वो इससे मिलता जुलता मटेरियल आपको मिल जाता है, या इससे खूबसूरत मिल जाता है, या इससे बुरा मिल जाता है। तो इसी तरह से आप लोग कहानियां सुनते हैं यूट्यूब पर। अब मैं चूंकि एक आरजे हूं, अब मैं इसकी माहौल बना रहा हूं। वो ये था कि सामने कराम, एक वक्त था जब गांव के सब लोग बस में बैठकर बाजार जाया करते थे। सड़क पर चलती बस जब अपना मखसूस हॉर्न बजाती तो घरों में पता चलता कि पहला टाइम गुजर रहा है। किसी को अपने यहाँ मेहमान आने की इत्तला होती, और किसी को अपने घर बैठे मेहमान को रवाना करने की फिक्र होती। और फिर वक्त बदल गया, वक्त बदल गया। रोड रोड बदल गए। ना सिर्फ रोड बदल गए, लोग बदल गए, मोहब्बतें बदल गईं, बसें बदल गईं, साइकिलें साइकिलें ठिकाने लग गईं, दरख्त कट गए, चिड़ियां उड़ गईं, चहचहाहट थम गई, पैदल वाले रास्तों पर घास हो गई, और फिर गांव के लोग आपस में बेगाने हो गए, एक दूसरे की परवाह खत्म हो गई, और यूं एक हसीन जमाने का इख्तिताम हो गया। जी सर, ये ये एक मैंने माहौल बनाने की कोशिश की है।
इसमें मैंने कुछ फीलिंग्स लाने की कोशिश की हैं। हो सकता है ये बात करते हुए मेरे खुद की जो कैफियत है, मेरी फीलिंग्स हैं, कोई मेरा अपना एक माहौल है, मुझे खुद को मिस कर रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ें मैं, तो मेरी बात में कहीं न कहीं आपको कोई खूबसूरती, कोई फीलिंग्स, कोई दुःख, कोई तकलीफ़, कोई कर्ब फ़ील होता हुआ महसूस होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको किसी अल्फ़ाज़ के, किसी लाइन के, किसी तहरीर के मतलब समझ आ जाएँगे, तो आपको उसमें फीलिंग्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद ब खुद ही आप उसमें फीलिंग्स ले आएँगे। तो ये चूँकि एक मंज़रकशी थी, ये मंज़रकशी थी, इस मंज़रकशी को जब आप बयान करेंगे तो आपके अंदर वो फीलिंग्स का आना फ़ितरी बात है, फ़ितरी अमल है। जी, आपने अब ये सुना, आपने इसको कैसा पाया? आपको कौन-सा स्टाइल ज़्यादा बेहतर लगा? मुझे बताइए फ़ौरी तौर पर जल्दी-जल्दी। सर ये जो लास्ट वाला था तो कमाल था ये। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और? जी, माशाल्लाह आप सर, बहुत कमाल सर। दिल को मोह लेने वाला। सर मेहरबानी। अच्छा सर, ये हम इसी पर ही हम बात कर रहे थे। मैम, कोई मिस, कोई मोहतरमा, आप भी कोई राय देना चाहें, शामिल होना चाहें? क्योंकि जी, बोलिए। मैसेज करना चाहें मैसेज कर दें, बोलना चाहें बोल लें। अच्छा, हमारी बहनों को किसी को मसला है ना कि प्रॉब्लम्स हैं, माइक का यूज़ नहीं कर सकते, चलें आप मैसेज भी कर दिया करें। सर मसला ये है कि हमारे इधर इधर मौसम खराब है, तो 2 दिन से ना सर्विस का बहुत इशू है, तो आपकी वॉइस भी कट कट के आ रही है मुझे। हम तो वैसे ही कटे हुए हैं जी, हम क्या, हमारी वॉइस कहाँ सही रहेगी। कटी वाह, हुई बातें नहीं, कर रहे हैं, कभी कभी ठीक, क्या खूब थकी कहा हुई सर। बात। कभी बिल्कुल सही आने लग जाती, कभी सर मतलब फिर कमाल हो मतलब गया। डिस्कनेक्ट हो जाती मीटिंग। अच्छा, अच्छा, चलें, चलें, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैं अब ये बात कर रहा था कि जो मैंने मंज़रकशी की, ये कटे हुए और दुखी लोगों की थी मंज़रकशी, जिनको कोई तकलीफ़, कोई कर्ब, कोई दुःख है। हमने अपने पास चाकू रखे हुए थे बचपन में, तो हम दरख्तों पर ना नाम लिखा करते थे। तो अब किसी बच्चे को अगर हम ये कहें कि दरख्तों पर नाम, तो उसके लिए ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमें कोई कहे कि जी राती मैं मरीख ते चाह दा कप पी के आया गलोरिया जीन्स तो हम कहेंगे यार पागल है। कैसी बातें कर, तो बच्चों के लिए भी ये बात ऐसी होगी, लेकिन जो हम पुराने लोग हैं, हमने दरख्तों पर नाम लिखे हुए हैं और हमें याद है कैसे लिखते थे, मारें भी खाते थे। नहरों पे नहाए हुए हैं, ट्यूबवेलों पे नहाए हुए हैं, बड़े हमने मज़े उठाए हुए हैं, आम भी चोरी किए हुए हैं, किन्नू भी तोड़े हुए हैं, बेर भी हमने चोरी के तोड़े हुए हैं, दरख्तों के साथ हमने झूले भी लटका के लिए हुए हैं, बड़ा मज़ा आता थोड़ा था। थोड़ा लेना है तो बता दो, 2 दिन चला लेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। उन लोग फिर सारा दिन तो हाथ ये जी मारते रहोगे। आप तंजीला बीबी, क्या आपका मेरा खूब। ख्याल है माइक ऑन है, तो हमें जी सर। उज़मा बीबी, आपका माइक ऑन है, उज़मा बीबी, अगर आपका माइक ऑन है, हमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी कोई प्राइवेसी, हम भी देख रहे हो कि आप क्या खा पी रहे हैं। तो अगर हमसे छुपाना चाहें तो माइक ऑफ कर दिया करें, वरना हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे भी घरों में बच्चे ऐसे ही होते हैं और हम भी ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, ये मंज़रकशी जो मैं बयान कर रहा था, इससे हम आगे की बात ये करेंगे कि कैफ़ियत लाना और कैफ़ियत में खुद को लाना, ये एक आर्ट है। कैफ़ियत होना और कैफ़ियत में लाना एक आर्ट है। बिल्कुल इसी तरह से कि जब हम अज़ादारी करते हैं, अज़ादारी क्या होता है? एक दुःख की कैफ़ियत खुद बनाई जाती है, उसमें लाया जाता है और उसमें बात की जाती है और सबका मकसद क्या होता है? अफ़सोस करना होता है। इसी तरह से हम किसी मेले थिएटर पर जाते हैं, गप्पे, कोई शुगल-जुगत को सुनने के लिए, तो वो माहौल बनाया जाता है वहाँ पर। तो हर चीज़ की एक कैफ़ियत है। नोहा और ग़ज़ल और शायरी में फ़र्क है। इसी तरह से हम अज़ादारी को हम जब बात करते हैं, अफ़साना है, एडवेंचर कुछ चीज़ है, सफ़रनामा है, उसमें पढ़ने में फ़र्क होगा। मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, हाय हाय! आज़म साहब आ जाओ, आपकी बारी है। आ जाएँ जी, आज़म साहब, जी आपका जरूर टॉपिक है सर, ये। जरूर। ये आपका टॉपिक है। सर मैं 1 मिनट सिर्फ तहरीर में व्हाट्सएप को ओपन करके सेंड करूँ आपको? ये लें, आ गई। कर दे तो बेहतर रहता है। आ गई, आ गई। ये लें।
सर जी मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ और व्हाट्सएप को ओपन करना मुझे बहुत। हाँ जी। अच्छा मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, वाह मैं ना वेखा ते ਉਹ ਵੇਖੇ, वाह ਐਡੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ हाय ਕਿ हाय ਮੇਰੇ हाय ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ, वाह ਮਾਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, हाँ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ, ਯਾਰ वाह ਫਰੀਦਾ ਬੂਏ ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਏ, वाह ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ। क्या बात है, क्या बात है। अब ये कोई होशमंद का पढ़ा हुआ हो सकता है आजम साहब? सर आप बेहतर बता सकते हैं। मतलब है कि ये एक कैफियत है ना, ये एक जी जी कैफियत, जी जिस कैफियत में वो बंदा जिसने ये शायरी की है और इसको जो जी जी। पढ़ रहा है, क्या वो मम्मी डैडी बर्गर बच्चा पढ़ सकता है? इसको नहीं पढ़ सकता, नहीं सर, कभी भी नहीं, कभी भी। नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही कि लिखा क्या हुआ है। उसको क्या पता है बोए यार दे मरिए किसे कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये वही बात होगी, फॉर गॉड सेक आई वांट टू फला उनकी गेट के सामने मैं मरना चाहूंगा। वो कहेगा निकल जाओ यहाँ से, सिक्योरिटी वाले उठा के बाहर फेंक। मतलब है उसको पता ही नहीं है बिल्कुल। बुए यार दे किसको कहते हैं, और रिश्ते के लिए जी। जूतियां घसानियां किसको कहते हैं। इनको क्या पता, इनको तो ऑनलाइन ही रिश्ते भी हो जाते हैं, ऑनलाइन ही सारे कुछ निकाह भी हो जाते हैं। हमें पता है कि निकाह कितनी दफा टूटे ने, ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ जी ਰਹਿ जी। ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही मंगनियां सही। कई दफा ईदा वापस गईयां, चीजें गई। ऐसे तो मतलब नहीं। ये हमारा कल्चर है। ऐसे ही है। हम उस तरफ आएंगे तो हमें पता होगा ना। अब जिसको पता ही नहीं है वो ये शायरी कैसे पढ़ सकता है? सूफीज्म का जिसको पता ही नहीं है, वो उसको उस कलाम की तासीर को समझ नहीं सकता। मतलब मैं अगर सूफीज्म का नहीं हूँ, तो मैं उस कलाम की उसको उस महराज तक पहुंच ही नहीं सकता, मैं समझ नहीं सकता कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह से आपको मैंने कहा कि आप ये पढ़ें, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है, आपकी शायरी पढ़ने का एक अंदाज है, और खास तौर पर पंजाबी शायरी आपने जिस अंदाज से पढ़ी, वो आप ही इसको खूबसूरत पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा